अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो चैप्टर 4 है फिज़िक्स का, क्लास 9 का की जो फिज़िक्स है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस चैप्टर का नाम है। उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम करने लगे। जो इसका 4.1 है, यानी पहला प्रॉब्लम है, उसका डेटा मैंने यहाँ लिख दिया है। वो रिजल्टेंट फोर्स की बात करता है कि फाइंड करें। तो लाजिम बात है, हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है, उसकी डायरेक्शन भी हमें फाइंड करनी होगी। जो फोर्सेज एक्स एक्सिस पर लग रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर वो 10 न्यूटन लग रही है, वाई एक्सिस पर 6 न्यूटन फोर्स लग रही है, और नेगेटिव पर कह रहे हैं कि 4 न्यूटन लग रही है। यानी कि फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस वो कितनी है, 4 न्यूटन लग रही है। ठीक है, अब हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज रिजल्टेंट फोर्स भी आप कहते हैं, इज इक्वल टू एफ। वो किसकी इक्वल होता है? एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर, और ऊपर ऊपर स्केयर रूट होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स कितना है जी, 6 स्केयर, और एफ वाई कितना है, 6 है। अब मैं ये बताता हूँ कि ये दोनों 6 क्यों है। दोनों 6 इसलिए हैं कि जब 10 न्यूटन यूँ लग रही है ना, तो 10 में से 10 न्यूटन में से इस डायरेक्शन को कितनी लग रही है, 4 न्यूटन लग रही है। तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 न्यूटन, यानी फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो तो 6 न्यूटन रहेगा ना, क्योंकि 10 न्यूटन इस तरफ लग रही है, ठीक है जी, लग रही है। 4 न्यूटन उसको इस तरफ इस डायरेक्शन में खींच रही है। तो जो फोर्स का इफेक्ट रह जाएगा वो तो सिर्फ 6 न्यूटन रह जाएगा, क्योंकि 4 न्यूटन इसको इधर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट है, वाई नेगेटिव की तरफ लग रहा है, अपोजिट लग रहा है, नेगेटिव की तरफ लग रहा है। इसलिए हमारे पास जो f होगा, f इज इक्वल टू 6 होगा। आप बेशक इसको कहीं भी और लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि f इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू 6 न्यूटन। ये आप बेशक यहाँ पे इस स्टेप से ऊपर मेंशन कर दें। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर कितना होता है जी, 36, और ये भी क्या हो जाएगा 36, तो कितना हो जाएगा जी 72 ऊपर स्क्वायर रूट। तो हमारे पास अगर हम इसका ले लें जी, स्क्वायर रूट ले लें किसका जी, 72 का, तो 8 पॉइंट हमारे पास आ रहा है जी 8.48 आ रहा है। 8 पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, 48, तो 8.5 आप लिख सकते हैं। एफ इज इक्वल टू 8.5 न्यूटन, यानी उसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे, क्योंकि 8 पॉइंट आ रहा है हमारे पास 8.485 आ रहा है, तो उसको हमने राउंड ऑफ करके क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। तो हमारे पास फोर्स आ गई। अब हमें चाहिए इसका कि जो फोर्स इतनी लग रही है, रिजल्टेंट फोर्स इतनी लग रही है, यानी ये वाली जो फोर्स है, ये वाली, ये से रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, ये कितनी फोर्स लग रही है, 8.5 न्यूटन लग रही है। अब इसमें हमारे पास एक डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन के लिए हमें चाहिए कि ये जो फोर्स है, ये वाली, ये इसके साथ जो एंगल बना रही है, ये कितना बना रही है, ये हमने बताना है। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई अवर एफ एक्स होता है, एफ वाई अवर एक्स एफ एक्स होता है। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई 1 है, और सॉरी 6 है, 6 न्यूटन है, और एफ एक्स भी तो 6 न्यूटन है ना। ये बताया था ना कि है तो 10 में से ये 4 माइनस हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर कितना बचेगा, सिर्फ इस डायरेक्शन में जो इसका इफेक्ट होगा वो सिर्फ 6 न्यूटन बच जाएगा। 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 बच जाएगा। तो 10 इनवर्स 1 जो होता है ना स्टूडेंट, वो क्या होता है, 45 होता है। आप 10 इनवर्स 5, तो इसका मतलब है कि ये जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, 8.5 न्यूटन लग रही है, और ये एंगल जो है वो 45 के एंगल पे लग रही है। तो उसने क्या कहा था कि रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करें, तो हमने बता दिया कि भाई रिजल्टेंट फोर्स जो है वो दो चीज़ें हमें चाहिए थी। एक उसमें उसकी फोर्स चाहिए और दूसरी उसकी डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स यही होती है कि कितनी लग रही है और किस एंगल पे लग रही है। ये दो चीज़ों हमें रिजल्टेंट फोर्स के लिए चाहिए होती हैं। तो ये दोनों हमने निकाल ली, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट, ये जो 4.2 है, दूसरा प्रॉब्लम है, उसमें कह रहा है फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ये जो एफ एक्स है, ये वाला भी हमने फाइंड करना है, और जो एफ वाई है, ये भी हमने फाइंड करना है। इन्हें कहते हैं
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि एफ एक्स और एफ वाई जो है इनको कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि आगे क्या करें, फोर्स ऑफ 50 न्यूटन के जो रिजल्टेंट फोर्स है, ये वाली फोर्स जो है वो कितनी है, 50 न्यूटन है। और जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है 30 डिग्री, यानी एंगल थीटा उसने हमें, एक तो फोर्स हमें 50 न्यूटन दे दिया, दूसरा हमें एंगल थीटा जो है वो 30 न्यूटन दे दिया, और ये थीटा किसके साथ बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। कौन बना रहा है, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो, और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल है वो 30 डिग्री बन रहा है। हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड करनी है, हमारी फाइंडिंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स। अब हमारे पास इसके अलावा तो और कुछ नहीं बताया। अच्छा, हमारे पास अगर हम पहली चीज़ ये फाइंड करनी है और दूसरी हमने ये फाइंड करनी है, तो वी नो दैट, आपने हम सोल्यूशन शुरू कर देना है। वी नो दैट कि जो एफ एक्स होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये हम कौन से निकाल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस के साथ। एफ हमारे पास कितना है, 50 है, 50 लगा रहे हैं। काज ऐसे ही, थीटा कितना है, 30 है, 30 डिग्री। अब हमने सिंपल ये करना है कि जो 50 है, कास थीटा की, कास 30 की वैल्यू निकालनी है। कास 30 की वैल्यू निकाली और उसको मल्टीप्लाई, जो कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए मैं लिख भी देता हूँ, 0.866 है, 66 है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है, 50 से। तो हमारे पास जो एफ एक्स है वो कितना आ गया, 43.3, ये हमारे पास न्यूटन, बेशक साथ मेंशन कर दें। तो ये हमारे पास जो पहली फाइंडिंग है वो आ गई है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। अब हमें वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालने, सेकंड फाइंडिंग। तो इसी के साथ यहाँ पे हम लिखेंगे एफ वाई इज इक्वल टू एफ काज की जगह बस साइन आ जाएगा। ये आपने याद रखना है कि वाई एक्सिस के लिए साइन थीटा लगेगा, यूनिट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, और एक्स एक्सिस के लिए कास थीटा लगेगा। एफ हमारे पास कितना है, 50 न्यूटन ही है, साइन इसी तरह, और एंगल हमारे पास 30 है। 50 साइन थीटा की वैल्यू 0.5 होती है, जिसे हम 1/2 भी लिखते हैं, यानी कि 0.5 होती है जिसे हम 0.5 को 1/2 भी लिखते हैं। तो 2 का टेबल कट के 25 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा जी, 25। तो हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है वो 25 न्यूटन आ गए। कौन से कंपोनेंट, लास्ट में जो आपने इसका रिजल्ट लिख देना है वो आपने इस तरह लिखना है कि बेशक उतार लें, आपने सिंपल जहाँ रिक्वायर्ड है ना, इधर रिजल्ट लिख के यही लाइन आपने लिख देनी है, और इधर लिख देना है जी 43 पॉइंट, इसी के आगे आपने लिख देना है जी 43.3 न्यूटन, और इधर लिख देना है जी 25 न्यूटन। आपके रिजल्ट आ जाएंगे। लास्ट ज़रा खूबसूरत लगता है ना, यानी कि आप लास्ट में लिखेंगे रिजल्ट, यानी जैसे मैंने रिक्वायर्ड लिखा, यहाँ रिजल्ट लिख दें, ये वाली दोनों लाइनें लास्ट में लिखें, और इनके आगे इनके आंसर लिख दें, दैट्स ऑल। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है 4.3, प्रॉब्लम नंबर 3 आ गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी हमने क्या फाइंड करना है, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसकी, फोर्स की हमने फाइंड करनी है। जबकि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट जो है उस दोनों की वैल्यू उसने दे दी है, कह रहे हैं कि एक्स कंपोनेंट 12 न्यूटन हो, वाई कंपोनेंट जो हो वो 5 न्यूटन हो, तो कितनी होगी, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स और वाई कंपोनेंट, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात कर रहा है। तो एक्स कंपोनेंट हमें 12 न्यूटन दे रहा है, वाई कंपोनेंट 5 न्यूटन दे रहा है, मैग्नीट्यूड हमसे पूछ रहा है फोर्स का, और डायरेक्शन हमसे पूछ रहा है, यानी कि जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है और किस एंगल पर लग रही है, बस ये दो चीज़ें। तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास फार्मूला होगा एफ इज इक्वल टू एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर, यानी कि एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट दोनों का अब हमने क्या लेना है, स्केयर लेना है। तो एफ जो है वो हमारे पास 12 है, 12 का स्केयर आ जाएगा, और दूसरा जो हमारे पास है वाई कंपोनेंट है वो 5 है, तो 5 का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। एफ इसी तरह आपने लिख देना है, जो कि मैग्नीट्यूड है, 12 का स्केयर का मतलब है 144, और 5 का स्केयर है 25, तो यूँ हमारे पास टोटल आ जाएगा जी 169 आ जाएगा एफ। तो एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 13 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है, 13 न्यूटन। तो हमें पता चल गया कि जो हमारी फोर्स है वो कितनी लग रही है, और ये रिजल्टेंट फोर्स होगी, ठीक है जी। आप यानी कि जो फोर्स है ना टोटल लग रही है वो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो हमारे पास 13 न्यूटन है।
अब हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। मैग्नीट्यूड तो हमारे पास आ गया, ठीक है जी, हमारे पास क्या था, मैग्नीट्यूड था। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड। अब हम अगर डायरेक्शन की बात करें, नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, डायरेक्शन है। डायरेक्शन में हमारे पास फार्मूला लगता है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई अवर एफ एक्स। एफ वाई हमारे पास कितना है जी, 5 न्यूटन है, और एफ एक्स कितने हैं जी, 12 न्यूटन है हमारे पास, 12 न्यूटन, ठीक है, 12 न्यूटन है। और टेन इनवर्स आपका इसी तरह आपने लिख देना है, और थीटा इसी तरह। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स, पहले आप डिवाइड करें, 5 डिवाइड बाई 12 कर लें, 5 डिवाइड बाई 12, तो हमारे पास 0.42 आ जाता है जी, 0.42 में लिख देता हूँ, वैसे 0.41666 आ रहा है। इसी का शिफ्ट दबा के आप टेन इनवर्स ले लें, जो है आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट करके इसका ले सकते हैं। तो 22.619 आ रहा है, 22 क्या आ रहा है जी, 619 आ रहा है, तो 22.6 ही लिखने डिग्री, इतना ही बहुत है। तो यूं हमारे पास डायरेक्शन भी आ गई, और ये हमारे पास क्या था, मैग्नीट्यूड। दो चीज़ें हमें चाहिए थी। नंबर 1 हमने फाइंड की है, ये हमारे पास नंबर 1 है, और ये हमारे पास नंबर 2 है। तो दो चीज़ें हमें फाइंड करने को उसने कहा था, तो दोनों हमने फाइंड कर ली हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट अगला जो है 4 जो है न्यूमेरिकल, उसमें कह रहा है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन अ स्पैनर। अब वो कह रहा है कि जो फोर्स है, जैसे मैंने एक स्पैनर है जिससे यानी कि नट खोला जाता है, उस पर क्या है कि 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है, यानी कि 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है। और कह रहा है कि डिस्टेंस जो है एट अ स्पैनर ऑफ, नहीं सॉरी, ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द नट, कि यहाँ पे अगर फर्ज करें हमारे पास एक नट है जिसको ये स्पैनर खोल रहा है, तो लाजमी बात है फोर्स तो इसी डायरेक्शन में यहाँ भी इसी के ऊपर लग रही है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस बता रहा है ना, कि जहाँ फोर्स लग रही है और जहाँ पे नट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, उधर तक का जो फासला है, डिस्टेंस है, वो कितना है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर है, तो 0.1 मीटर, क्योंकि न्यूटन मीटर में होता है टार्क, तो उसी हिसाब से मीटर को, सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया। अब वो कह रहा है कि बताएं कि टार्क कितना प्रोड्यूस होगा, फाइंड टार्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स। कह रहे हैं कि ये जो फोर्स है उसकी वजह से टार्क कितना प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट दो चीज़ें जो होती हैं टार्क में अहम होती हैं, एक होता है कि फोर्स कितनी लग रही है, और फोर्स का जो इफेक्ट हो रहा है जिस जगह पर, वहाँ से डिस्टेंस कितना है। यानी फोर्स अगर यहाँ पे लग रही है तो फोर्स का इफेक्ट यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर यानी कि वो रोटेट करेगा, नट ओपन होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, उसे मोमेंट आर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास टार्क हमने फाइंड करना है, तो हमने हमारे पास जो फार्मूला होता है टार्क का, वो होता है एफ इंटू एल, एफ इंटू एल हमारे पास होता है। एफ से मुराद फोर्स, एल से मुराद मोमेंट आर्म, और डिस्टेंस जो है कहाँ से, ये जहाँ पर फोर्स लग रही है और जहाँ पर फोर्स का इफेक्ट हो रहा है वो। तो हमारे पास जो फोर्स है वो 100 न्यूटन है, आपने सिंपल 100 न्यूटन पुट कर देनी है, मल्टीप्लाई बाय आपके पास जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर है, 0.1 क्या है, मीटर है, तो इसका पॉइंट ख़त्म करें, और 10 10 ज़र 100 आ जाएगा, तो 10 न्यूटन मीटर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, टार्क। तो टार्क आपने लिख देना है, टार्क प्रोड्यूस टार्क उसे क्या कहते हैं, टार्क प्रोड्यूस बाय, टार्क प्रोड्यूस बाय 100 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू 10 Nm। ठीक हो गया जी। तो 10 न्यूटन मीटर जो है वो टार्क प्रोड्यूस होगा अगर 100 न्यूटन फोर्स लगती है, और फोर्स का जहाँ पे इफेक्ट हो रहा है वहाँ तक डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.1 मीटर। अच्छा, तो 4.5 में कह रहा है कि अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक चीज़ हमें ये बता रहा है कि भाई 30 डिग्री का एक एंगल बन रहा है विद हॉरिजॉन्टल, का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के साथ, ये जो एक्सिस है ना इसके साथ क्या है, ये देख सकते हैं कि ये एक फोर्स है, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स, ये एक्स एक्सिस के साथ कितनी एंगल बना रही है, ये एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस है, ठीक है,
ये क्या है हमारे पास, वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। कितना एंगल बना रहा है ये फोर्स, इस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, वो 30 डिग्री बना रही है। ये एफ एक्स हो गया और ये वाला यानी कि वाई हो गया। दूसरा वो कह रहा है कि जो फोर्स है वो कितनी है, एफ एक्स, जो आगे बता रहा है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन, यानी कि जो एक्स एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो कितना है, यानी एफ एक्स जो है, जो फोर्स एक्स एक्सिस पर लग रही है वो कितनी लग रही है, 20 न्यूटन फोर्स लग रही है, ठीक है। अब वो बता रहा है कि असल में वो हमसे पूछ रहा है कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, ये हमारे पास कितनी है, वो हमने फाइंड करनी है। बहुत आसान सा है। तो हमें पता है क्योंकि अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल वाला ही फार्मूला लगाएंगे। हम लिखेंगे कि वी नो दैट कि जो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ काज थीटा होता है, ठीक है। हमें एफ चाहिए और एफ एक्स हमारे पास है, तो हम इधर वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20 है, ये देखें जी 20 पुट कर दी। एफ हमने फाइंड करना है, आपने ऐसे ही लिख देना है काज, और एंगल आपके पास कितना है जी 30 है, आपने 30 पुट कर देना 30 डिग्री। अब आपने क्या करना है कि इसकी वैल्यू निकाल लेनी है काज 30 की, वेयर इज काज 30 0.8, ये आपके पास आ गया जी 20 इज इक्वल टू एफ इंटू हमारे पास 0.866 आ रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर 20 डिवाइडेड बाय 0.866 इज इक्वल टू एफ। तो हमारे पास जो फोर्स अप्लाइड है, फोर्स अप्लाइड दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स, वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20 डिवाइडेड बाय 0.866, 23.09 आ रहा है, 23.09 न्यूटन, आप इसे लिख दें जी 23.1 न्यूटन, ठीक है। पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद आपने लिख देना 23.1 न्यूटन। तो इस तरह हमारे पास जो 5 है वो कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट 4.6 है। अब 4.6 में कह रहा है द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर, ये यानी कि हमारे पास एक कार का स्टीयरिंग है जिसका रेडियस है यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर, उसका क्या है, रेडियस है। Can I find the torque produced by a couple of 20 of 50 न्यूटन। एक सेकंड देख रहे थे कि भाई क्या है कि 4.6 है ना, हाँ, प्रोड्यूस बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन, यही बात है कि 50 न्यूटन जो कपल है उसकी बात करता है, यानी फोर्स 50 न्यूटन लग रही है। सिंपल सी बात कर रहे हैं कि फोर्स अगर 50 न्यूटन लग रही है, रेडियस उसका 16 सेंटीमीटर है, तो बताएं कि टार्क कितना प्रोड्यूस होगा इस 50 न्यूटन फोर्स से कपल के जरिए, ठीक है। अब यहाँ पर पहले आपने कपल का थोड़ा सा कंसेप्ट आपने समझ लिया। ये देखिए, इसको मैं यहाँ से यहाँ ऐसे ले लेता हूँ, ये पॉइंट मेरे पास ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी है, और यहाँ मेरे पास क्या है, ओ है। अब जो मेरे पास टार्क होगा ना, टार्क वो क्या क्या होता है, मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, यानी कि जो प्रोड्यूस होगा फोर्स और मोमेंटम। अब इसमें एक तो मेरे पास फोर्स लग रही है, कहाँ से, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फोर्स लगेगी, एक इसी तरह यहाँ से यहाँ तक भी एक फोर्स मेरे पास लगेगी। तो F मल्टीप्लाई बाय ओ ए प्लस F मल्टीप्लाई बाय ओ बी के यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स है और मल्टीप्लाई बाय मोमेंटम, और यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स है मल्टीप्लाई बाय मोमेंटम, ये टोटल टार्क की बात मैं कर रहा हूँ। टोटल टार्क लाजिम बात है, यहाँ से इस तरफ जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो ये वाला होगा, यहाँ से जो इस तरफ प्रोड्यूस होगा वो ये होगा, यानी क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये देखो, यूं क्लॉकवाइज अगर मूव करती है तो यूं एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई होती है ना, क्लॉकवाइज और उसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखिए टोटल टार्क हमारे पास एफ जो है दोनों के साथ है, तो एफ आपने कॉमन ले लेना है, मल्टीप्लाई बाय ओ ए प्लस ओ बी हो जाएगा। तो जो टार्क है वो एफ मल्टीप्लाई बाय ओ ए और ओ बी जो टोटल है, ओ से ए तक और ओ से बी तक टोटल जो है ये ए बी हो बनेगा, क्योंकि ए से ओ से ये तो देखो ना, ये वाला एक पीस और ये वाला पीस, पूरा पीस ए बी बन गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि टार्क प्रोड्यूस बाय जो कपल है वो हमने निकालना है, तो वो हमने बिल्कुल ये सारा चीज़ें आपने एज इट इज़ लिख देनी है। तो एफ मल्टीप्लाई बाय, मैं ये सारा आपने यहाँ पे लिख लेना, मैंने एफ इंटू ए बी में लिख देता हूँ। अब जो एफ है, अच्छा इसमें ना जो ए बी होगा, ए बी असल में ये हो जाएगा इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, दैट इज़ 0.32 मीटर। कैसे,
देखिए 16 यहाँ पे है तो इधर भी तो 16 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 16, यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.32 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में हमने चेंज कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास जो ए बी आ जाएगा इसमें, वो कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 0.16 मीटर प्लस 0.16 मीटर, दैट इज 0.32, इसी के आगे लिख देता हूँ 0.32 मीटर। तो एफ हमारे पास कितना है, 50 है, आपने 50 लिख देना है। और जो ए बी है वो हमारे पास कितना है जी, 0.32 न्यूटन है, ठीक है। तो अब हमने क्या सिंपल क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 0.32, जी 50 मल्टीप्लाई बाय 0.32, 16 न्यूटन मीटर। तो हमारे पास जो टार्क प्रोड्यूस होगा, यानी कि आपने लिख देना है टार्क प्रोड्यूस्ड बाय कपल इज इक्वल टू 16 न्यूटन मीटर, ठीक हो गया जी। अच्छा, तो स्टूडेंट 4.7 इसमें कह रहा है अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। अब देखिए हमारे पास ये एक पिक्चर फ्रेम है, ये जो 2 स्ट्रिंग से क्या किया हुआ, हैंग किया गया, यानी एक जो स्ट्रिंग है डब्ल्यू यानी T1 3.8 न्यूटन है, जो दूसरी स्ट्रिंग है T2 4.4 न्यूटन है। मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स है ये एक अपवर्ड फोर्स लग रही है, ठीक है। अब इसका एक वेट भी तो है ना डब्ल्यू बी, जो कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा तो कि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स जो है हमेशा इक्वल होती है, तभी चीज़ कोई भी जो होती है वो बैलेंस रहती है। अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए, यानी ऊपर की जानिब जो फोर्सेस लग रही हैं वो फोर्स कम हो, नीचे की जानिब ज़्यादा फोर्स लगी हो, तो चीज़ें गिर जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो हर चीज़ जो है ज़मीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो लाजमी बात है जितना वेट होता है उतना ही उस पर फोर्स लग रही होती है। तो इसलिए हमारे पास ये चीज़ है कि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होंगे। एक चीज़ आपने ये ध्यान रखना है। डिटेंशन इन द स्ट्रिंग्स 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन, ये दो चीज़ें बता रहे हैं और कह रहे हैं कि फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। जो वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम है वो आपने फाइंड करना है। तो अब सिंपल सी बात है कि हमने क्या लिख देना है, सम ऑफ फोर्सेस डाउनवर्ड, आप लिखना है सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग डाउनवर्ड इज इक्वल टू सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अपवर्ड। ये अभी आपको मैंने बताया कि जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है और जो अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है वो दोनों क्या हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं, इसलिए वो बैलेंस में है। मतलब ये हुआ कि अगर नीचे की जानिब 5 न्यूटन फोर्स लग रही है तो ऊपर की जानिब भी इन दोनों फोर्सों को मिला के 5 न्यूटन लग रही है। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 तो नहीं हो सकती क्योंकि यदि 3.8 है, ये 4.4 है, तो डेफिनेटली 5 से ज़्यादा ही है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दी है। सम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन डाउनवर्ड क्या है, W है, जो कि हमने फाइंड करना है, तो इधर आपने W लिख देना है, आगे इक्वल का साइन इस तरह। सम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अपवर्ड, अपवर्ड दो फोर्सेज अमल एक्ट कर रही हैं, एक T1 है और दूसरा क्या है T2 है। टेंशन जो है ना, टेंशन एक फोर्स ही है, इसलिए आपने ये नहीं टेंशन लेनी कि भाई टेंशन से टेंशन नहीं लेनी कि सम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अपवर्ड से रात के सर फोर्स की बात कर रहे हैं और यहाँ टेंशन लिख रहे हैं, टेंशन मीन फोर्स, ठीक है। तो अब देखिए कितनी फोर्स, इन दोनों को ऐड कर दो। T1 जो है आपके पास 3.8 न्यूटन है और T2 जो है वो 4.4 न्यूटन है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 1 8 8.2 न्यूटन जो है इसका वेट ऑफ द पिक्चर जो है, वेट ऑफ द पिक्चर इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे लिख दें जी कि 8.2 न्यूटन है, जो कि हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से हमारे पास जो वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम 8.2 न्यूटन, ये लास्ट में बेशक लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ ऊपर लिखो तो मैंने टाइम बचत के लिए वहीं लिख दिया। तो ये हमारे पास 4.7 भी हो गया। अभी हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास 4.8 में कह रहा है द टू ब्लॉक ऑफ मैसेज 5 kg एंड 3 kg आर सस्पेंडेड बाय अ टू स्ट्रिंग एज शोन। कह रहा है कि ये एक स्ट्रिंग है, इसके ज़रिए दो ब्लॉक जो हैं, जैसे हमारे पास M1 और M2 है, उनको लटकाया गया है, ठीक है, हैंग किया गया है। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। अब कह रहे हैं कि बताएं कि ईच स्ट्रिंग, यानी कि यहाँ पर जो T1 है और यहाँ पे हम T2 कहेंगे, ये दोनों हमने टेंशन जो है हमने फाइंड करनी है।
ठीक हो गया, यानी टेंशन टी इन T1 और टेंशन इन T1 और T2 हमने फाइंड करनी है कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है दोनों। लेकिन एक चीज़ का अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो जो T2 है वो उतनी ही होगी जितना इसका वेट होगा, मतलब डाउनवर्ड जो वेट होगा ना उतनी ही इस पर क्या लग रही होगी, लग रही होगी दूसरा टेंशन होगी। जबकि इसकी अगर T1 की बात करें तो T1 में उतनी ही टेंशन होगी जिसमें ये वाला मैस और इस वाले मैस, इन दोनों ब्लॉक का मैस क्या होगा, इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैस है, लाजमी बात है इसका वजन इस वाली स्ट्रिंग पे भी पड़ रहा है ना, क्योंकि ये इकट्ठे अटैच हुए हैं ना, अलग अलग तो नहीं है कि ये कोई फिक्स तो नहीं है, हैंग हुए हैं। तो लाजमी बात है ये जो वजन है इस पर जो वजन है वो 8 kg है, जबकि इस वाली पे कितने 3 kg है। यानी यहाँ से यहाँ तक 3 kg है, जबकि यहाँ से अगर ऊपर बात करें तो यहाँ हमारे पास कितना है 8 kg। यानी इस चीज़ को आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं वेट ऑफ ब्लॉक 1। पहले मैथ्स को वेट में चेंज करते हैं। वेट ऑफ ब्लॉक 1 इज इक्वल टू एम, W इज इक्वल टू एम जी होता है ना, W इज इक्वल टू एम जी होता है। तो M हमारे पास कितना है जी, W इज इक्वल टू M हमारे पास 5 है, तो G की वैल्यू तो फिक्स होती है ना, 10 होती है। तो वेट हमारे पास कितना आ गया, 10 5 50। ये हमारे पास कितना आ गया जी, 50 आ गया। अब इसी तरह अगर हम बात करें वेट ऑफ ब्लॉक 2, जो ब्लॉक 2 है दैट इज़, ये W1 कर दो, W1 कर दो। अब W इसको हम 2 कह देते हैं। वो भी क्या आ जाएगा जी, M G आ जाएगा। M हमारे पास कितना है जी, 3 है, जबकि G क्या है 10 है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 30 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये चीज़ तो हो गई कि इन दोनों का यानी 50 न्यूटन और 30 न्यूटन, तो ये हमारे पास यहाँ तक तो बात होगी। अब उसने जो बात की है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग की बात करता है हमारे पास कि टेंशन फाइंड करें, टेंशन इन स्ट्रिंग 1, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है कि टेंशन इन स्ट्रिंग 2 हमने फाइंड करनी है। मैं जरा फाइंडिंग जरा लिख दूँ, फिर आगे मैं बाकी करूँ। फाइंड हमने क्या करना है, टेंशन इन स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू T1 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। इसी तरह टेंशन इन स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू T2 भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। यानी कि ये दोनों टेंशन T1 और T2 हमने क्या करनी है जी, फाइंड करनी है। ये बात तो हमारे पास होगी। अब हम अगर देखें, अगर हम पहले निकालना चाहें नीचे वाले की या ऊपर वाले की, एक ही बात है। तो अब आपने क्या करें, लिखना है जी, अच्छा जो पहले हमने लगाया था ना कि फोर्स एक्टिंग ऑन अपवर्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन डाउनवर्ड, ये वो वाला भी अप्लाई हो सकता है। टेंशन टेंशन इन स्ट्रिंग 2 दैट इज स्ट्रिंग 2, ऐसे लिख लेते, स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू वेट ऑफ ब्लॉक 2, कि जो टेंशन क्या होगी, 2 होगी, वो उतनी होगी जितना इसका वेट होगा। तो या ऐसे एक फोर्स लग रही है और एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, ठीक है। तो असल में आप ये जो है T1 है और ये W है, तो आप यूं भी कह सकते हैं कि अपवर्ड फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, FOR फोर्स एक्टिंग अपवर्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। जगह आगे नहीं है, मैं यहाँ लिख डाउनवर्ड। या आप यूं भी लिख सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन अपवर्ड इज इक्वल टू वेट W, ठीक है। तो T1 आपके पास कितनी आ जाएगी जी, 30 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि इसका वेट कितना है, 30 न्यूटन है। तो आपके पास जो टेंशन T है जो यहाँ पर एक्ट कर रही है T2, ये कितनी कर रही है, 30 न्यूटन हमारे पास कर रही है। तो पहला तो काम हमारे पास हो गया। इसको थोड़ा उतार लें ताकि हम नेक्स्ट जो इसका आगे का काम है वो करें, क्योंकि जगह कम है। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो इस स्ट्रिंग की बात हो रही है, यहाँ पे जो टेंशन होगी ये ये दोनों जो वेट हैं इस पर इफेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। यानी कि ये दोनों वेट इसी पर ही कर रहे हो। अगर यहाँ से स्ट्रिंग कट जाती है तो लाजमी बात है ये वाली स्ट्रिंग बेशक जुड़ी रहे, ब्लॉक नीचे गिर जाएंगे।
तो इसका जो वेट है, ये तो मैस है ना, वेट इज इक्वल टू 50 न्यूटन है, और इधर जो वेट है वो 30 न्यूटन है, ठीक है। अब हमारे पास टेंशन इन स्ट्रिंग 1, यानी कि टेंशन इन स्ट्रिंग 1 जो T1 है, टेंशन इन स्ट्रिंग 1, जिससे आप इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2, यानी मैस ऑफ mass of block 1 प्लस mass of block 2, सॉरी वेट ऑफ ब्लॉक 1 प्लस वेट ऑफ ब्लॉक 2। तो देखो कितना है जी, हमारे पास 50 न्यूटन है, और W2 हमारे पास कितना है, 30 न्यूटन है। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 80 न्यूटन आ जाएगा, जो कि T1 आ जाएगा। तो अच्छा, ये हमारे पास मैंने T2 लिख दिया, T1 लिख दिया था, लेकिन ये T1 ये है, वो T2 है, ठीक है। तो T1 ये, वो गलती से मैंने T1 लिख दिया था, तो वो T1 नहीं है, बल्कि हमारे पास क्या है, T2 है। तो इस तरीके से हमारे पास जो 4.8 है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट 4.9, अब 4.9 में कह रहा है कि अ नट हैज़ बीन टाइटन बाय फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, what length of a spanner is required to loosen the same nut with 50 न्यूटन। 150 न्यूटन है या 50, एक सेकेंड, 150, सॉरी, where is 150 न्यूटन फोर्स, लेट मी कंफर्म, यस 150 न्यूटन, इसको इधर। अच्छा जी, अब सिंपल सा वो एक क्वेश्चन है, इस तरह का कह रहा है कि भाई एक स्पैनर है, मतलब एक ऐसी जो नट खोलने के लिए ना एक चाबी सी स्पैनर से यूज़ होता है। कह रहा है कि उस पर जो इनिशियल फोर्स लग रही है F1, वो कितनी लग रही है, 200 न्यूटन लग रही है, और फोर्स का इफेक्ट लाजमी बात है, अगर यहाँ पे नट है तो यहाँ से लेकर यहाँ पे फोर्स लग रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, दैट इज़ 0.1 मीटर। इसको ना सेंटीमीटर को हमेशा मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है 100 से डिवाइड करके। अब वो कंडीशन लगा रहा है कि अगर क्या किया जाए, इसी फोर्स को जो F2 है, अब कह रहे हैं कि F2 जो है वो कितनी कर दीजिए, 150 न्यूटन कर दीजिए, ठीक है, कितनी कर दीजिए, 150 कर दीजिए, और सेम लेंथ हो, यानी लेंथ इतनी ही लेंथ का हो, इसकी लेंथ चेंज नहीं करनी, मतलब इसका जो मोमेंट आर्म होगा वो इतना ही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, इसकी फोर्स चेंज होगी, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास क्या यह है कि इनिशियल फोर्स F1 उसने 200 न्यूटन दे दिया, इनिशियल मोमेंट आर्म जिसे L1 यानी कि मोमेंट आर्म ये होता है कि जहाँ पर फोर्स लग रही है और जहाँ पर फोर्स का इफेक्ट हो रहा है, उन दोनों के दरमियान फासला कितना है, दैट इज द मोमेंट आर्म। अब यहाँ पे फोर्स लग रही है और इसका इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है, इफेक्ट से बात कि वो नेट उधर ही खोल रहा है ना, फोर्स को जहाँ पे फोर्स का इफेक्ट होना है, यानी उस फोर्स को जहाँ पर यूज़ करना है, इस नट को खोलना है, तो लाजमी बात है यहाँ पर इस फोर्स का इफेक्ट हो रहा है। तो जहाँ फोर्स लग रही है, जहाँ पे फोर्स का इफेक्ट हो रहा है, उसका डिस्टेंस जो है दैट इज़ द मोमेंट आर्म। तो 0.1 है, और कह रहे हैं अगर जो सेकंड फोर्स है वो F2 है, तो बताएं कि जो मोमेंट आर्म कितना होगा। लाजमी बात है कि मोमेंट आर्म को चेंज करना अच्छा, मोमेंट आर्म को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, स्पैनर चेंज नहीं हुआ, मोमेंट आर्म चेंज होगा, मोमेंट आर्म जो है वो क्या होगा, चेंज होगा, स्पैनर चेंज नहीं हुआ। लाजमी बात है अगर फोर्स यहाँ पे लग रही है, अब हम यहाँ पे फोर्स लगा दें या इधर पीछे करके फोर्स लगा दें, तो लाजमी बात है दोनों सूरतों में जो फोर्स की जहाँ पे लग रही है उसका पॉइंट जो है वो चेंज हुआ है, तो लाजमी बात है उस फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो भी चेंज होगा। जितना लंबा स्पैनर होता है फोर्स इतनी कम लगती है, जितना छोटा स्पैनर होता है इतनी ज़्यादा फोर्स हमें लगानी पड़ती है। यानी कि अगर नट खोलने के लिए यहाँ से यहाँ फासला है, अगर यहाँ फोर्स फार्स के 5 न्यूटन लग रही है, तो इधर आगे को लेके आएंगे तो 5 से ज़्यादा लगेगी, पीछे लेके जाएंगे तो 5 से कम लगेगी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है क्या आ जाएगा कि अच्छा, वो टार्क, एंटी क्लॉकवाइज टार्क और क्लॉकवाइज, जो टार्क वाला हमारे पास यहाँ पर जो फार्मूला हमने लगाना है, क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क, यानी हाँ ये हमारे पास हो जाएगा F1 इंटू L1 इज इक्वल टू F2 इंटू L2। अब क्योंकि L2 हमने क्या करना है, फाइंड करना है, सही है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी है जी, F1 की वैल्यू कितनी है, 200 न्यूटन है, 200 न्यूटन पुट कर दिया। L1 कितना है जी, 0.1 है, 0 ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है जी, 0.1 मीटर है। F2 कितना है, 150 है न्यूटन है, और L2 हमने क्या करना है, फाइंड करना है, सही है। अब देखें ये जो 200 है, 200 बल्कि इसको ऐसे लिख दें, 200 मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइड बाय 150 इज इक्वल टू
L2, यानी L2 इसी तरफ रहा, ये जो 150 था ये इसके नीचे आके ये देख सकते हैं डिवाइड हो गया। अब उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने और 150 पे डिवाइड कर देना है हमें। अच्छा जी, L2 हमारे पास कितना आ जाएगा जी, कितना आ रहा है 0.13 मीटर आ रहा है। अब L2 इज इक्वल टू 0.133 मल्टीप्लाई बाय 100 और 7 सेंटीमीटर, तो L2 इज इक्वल टू 13.3 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें आप ये भी कर सकते थे कि अगर इसको आप वही सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के बजाय इसे अगर मीटर में रहने सेंटीमीटर में ही रहने दें, तब आपका डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा, यानी कि आपको दोबारा लास्ट में सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो उसने कहा था कि जी मोमेंट आर्म ऑफ सेकेंड मोमेंट आर्म इज इक्वल टू, आपने लिख देना सेकेंड मोमेंट आर्म इज इक्वल टू 13.3 सेंटीमीटर। तो यूँ हमारे पास जो है फाइनल इसका आंसर आ गया। इसलिए ये लाइन इस तरह लग गई है, लेकिन ये क्या लिखो 13.33 सेंटीमीटर, 13.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यूँ हमारे पास 9 हो गया, लास्ट रहेगा 10। वीडियो को पास करके उतार लें ताकि लास्ट वाला भी कर लें। अच्छा, तो स्टूडेंट 4.10 में कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ 10 kg, एक 10 kg का एक ब्लॉक है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये पूरा जो एक रॉड है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है 1 मीटर उसकी लेंथ है, 1 मीटर उसकी लेंथ है। तो उसके सेंटर से ना 20 सेंटीमीटर दूर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है उसको क्या कर दिया गया कि एक 10 kg का एक वेट को सस्पेंड कर दिया गया, लटका दिया गया, ठीक है। यही बात वो करते हैं और कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म बार है, मतलब यूनिफॉर्म बार है कि जो रॉड है वो सारा एक जैसा बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक साइड से वो मोटा है और एक साइड से पतला है। लाजमी बात है, अगर एक साइड से मोटा होगा और दूसरी साइड से पतला होगा तो उसका मोमेंट आर्म भी सेंटर पे नहीं, बिल्कुल सेंटर में नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं आगे पीछे बनेगा, एक तरफ ज़्यादा होगा, एक तरफ डिस्टेंस उसका कम होगा। What is the force? What force is required to balance at the center of it? कह रहे हैं कि आप इसको कितनी फोर्स, हम इसके दूसरे सिरे में कितनी फोर्स लगा दें कि जो उसको क्या करेगी, बैलेंस कर दे। ये उसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है तो एक फोर्स यहाँ पे हम लगा दें जो उसको क्लॉकवाइज घुमाए। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों जब बैलेंस हो जाएंगे तो वो बिल्कुल स्टेशनरी हालत में चला जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, मूव नहीं करेगा। तो वो यही कह रहा है कि भाई इसको बैलेंस करने के लिए इस वाले सिरे में, इस साइड पे हमें कितना लगाना पड़ेगा वेट अप्लाई, यानी कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो उस फोर्स के लिए डेफिनेटली एक वेट हमें रिक्वायर्ड होगा। अब देखिए हमारे पास या फोर्स भी लगा लें, इन टर्म्स ऑफ वेट कोई लगा दें, या उसी तरह कोई और किसी सोर्स के जरिए फोर्स अप्लाई कर दें, एक ही बात। अब देखें ये टोटल 1 मीटर है ना, तो हाफ मीटर इधर है और हाफ मीटर इधर है। मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जो फासला है वो 50 सेंटीमीटर इधर है, और इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 सेंटीमीटर इधर है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर का राड है ना, लाजिमी बात है कि 100 सेंटीमीटर है। तो 50 सेंटीमीटर इधर हो गया, 50 सेंटीमीटर इधर हो गया, या यूँ समझिए कि 0.5 मीटर यहाँ से लेकर इस तरफ है और 0.5 मीटर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर है। यानी मोमेंट आर्म जो दूसरा आपका बनेगा, एक मोमेंट आर्म आपका ये वाला है L1 और एक आपका क्या है L2 है। L1 आपका 20 सेंटीमीटर है, L2 आपका 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो उसने चीज़ें दी हुई थी मैंने लिख दी। मैस ऑफ अ ब्लॉक जो है वो 10 kg है। वेट ऑफ अ ब्लॉक मैं निकालूंगा क्योंकि वेट मीन फोर्स मुझे चाहिए, तो इसलिए उसने हमें मैस दी हो, तो मैस की हेल्प से मैं वेट निकालूंगा। दैट इज़ द फोर्स जो कि अप्लाई हो रही होगी डाउनवर्ड। तो W इज इक्वल टू एफ होता है जो कि mg होगा। तो m मेरे पास कितना है 10 है, देख सकते हो, और g क्योंकि g की फिक्स वैल्यू होती है 10, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मैस कितना है 10 है, हाँ, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 100 न्यूटन आ जाएगा। ठीक हो गया जी। हमारे पास पहली चीज़ हमारे पास ये होगी। अब दूसरा हमारे पास जो पहला मोमेंट आर्म है और दूसरा मोमेंट आर्म है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ L1 और L2 कि L1 जो है वो आपका ये 20 सेंटीमीटर है, L2 जो है वो आपका 50 सेंटीमीटर है, जिसको आप 0.2 मीटर और 0.5 मीटर आप लिख सकते हैं। फोर्स अप्लाई ऑन द अदर एंड, जो फोर्स अप्लाई करनी है दूसरे हिस्से पे F2 यानी सेकंड फोर्स, वो हमने फाइंड करनी है। तो हमने सिंपल करना क्या है, हमने ये करना है कि क्लॉकवाइज जो है ना टार्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क।
क्लॉकवाइज टार्क टार्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो बैलेंस होगी ना, कि जो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएगा, तो क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएगा मतलब ऐसे जो घुमाएगा वो ये यहाँ पर जो फोर्स हम लगाएंगे ना वो होगी F2 होगी, दैट इज द क्लॉकवाइज, F2 मल्टीप्लाई बाय L टार्क होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो होगा F2 इंटू L2 होगा, जो कि ये वाली फोर्स क्योंकि नीचे को लग रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, नहीं सॉरी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में ये वाली फोर्स है, तो ये इसको यूं घुमाएगी घड़ी के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, वो क्या होगी, वो होगी हमारे पास F1 इंटू L1 होगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्लॉकवाइज है तो F1 नहीं क्लॉकवाइज F2 है, ठीक है, F2 इंटू L2 इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज ये वाला है F1 इंटू L1, F1 इंटू L1 कि जो उसको यूं घुमाएगा। अब हमें क्या चाहिए, F2 चाहिए ना, तो सिंपल सी बात है F2 को इधर ही रहने दो, ये फार्मूला कुछ इस शक्ल में आपका बन जाएगा, F1 L1 अवर L2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसमें लिख के वैल्यू पुट कर देते हैं, F2 इज इक्वल टू F1 हमारे पास वेयर इज F1 हमारे पास 100 न्यूटन है, ये देखिए ना F1 है, ये क्या है हमारे पास F1 है, ये हमारे पास 100 है, और उसके साथ L1 हमारे पास कितना है जी 0.2 है, नीचे हमारे पास क्या है L2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.5 है, 0.5। तो F2 जो है इन दोनों इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा जी 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइड बाय 0.5, तो यूँ हमारे पास 40 न्यूटन। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड फोर्स है वो हमें 40 न्यूटन अप्लाई करनी पड़ेगी ऑन द अदर एंड, तब जाकर यानी जो F2 है ये कितनी होगी 40 न्यूटन होगी, तो इसको क्या कर लेगी, बैलेंस कर लेगी आसानी से, ये बॉडी जो है सेंटर में बैलेंस हो जाएगी, फिर मूव नहीं करेगी। तो इस तरीके से उसने हमसे पूछा था कि व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट, कि इसको बैलेंस करने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी, तो 40 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट। आपने सिंपल लिख देना 40 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट, कि भाई इस को बैलेंस इट मतलब रॉड, इस रॉड को बैलेंस करने 40 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो यूँ हमारे पास जो चैप्टर 4 है उसके तमाम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ समझ आए होंगे। इनमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।